Any other question? Ma'am. Okay, so I guess we can start up with the class. So good morning, everyone. It's a very nice gray rainy morning, and I usually love rainy mornings क्योंकि बहुत अच्छा atmosphere कर देती हैं. So with such a good atmosphere, आज हम लोग try करेंगे कि communication का unit 1 हम लोग complete कर दें. We have talked about कि communication flow कैसे करती है. नाउ स्पेसिफिकली आप लोग ने मैनेजमेंट में, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो या बीबीए के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग की जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है उसका एक नेटवर्क या एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग कैरी करते हैं. अभी तक हम लोग टाइप्स पढ़ते आए थे, ये सब भी उसी में ही फॉल करते हैं. बट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर दिए गए. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है वर्टिकल नेटवर्क. वर्टिकल नेटवर्क हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. वर्टिकल नेटवर्क इस कि जब टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप इंफॉर्मेशन फ्लो की जा रही है, यानी कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास इंफॉर्मेशन फ्लो की जा रही है एंड सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के पास इंफॉर्मेशन फ्लो की जा रही है. ठीक है, दैट इज आर वर्टिकल कम्युनिकेशन. ठीक, कि जस्ट बिलो जो आपके पर्सन है आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जस्ट बिलो वाला पर्सन अपने जस्ट सुपरवाइजर को या अपने सीनियर को कम्युनिकेट करा है. ठीक है, देन सर्किट नेटवर्क. सर्किट नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है, जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है वो एक सर्किट का फॉर्म ले लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पर्सन, एक से सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को या किसी दूसरे कंसर्न पार्टी को एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है. वर्टिकल में सबऑर्डिनेट के साथ हम कर रहे थे, यहाँ पे जो पर्सन होगा जिसको हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है. ठीक है, उसको हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं और वो पर्सन क्या करता है, वो हमें उसका रिप्लाई देता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये जो फ्लो होता है ये सर्कुलर फॉर्म में हो जाता है. हम उसको कुछ पहुंचा रहे हैं, हम उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो रिटर्न में हमें कुछ दे रहा है. ठीक, देन आता है हमारा चेन नेटवर्क. चेन नेटवर्क क्या होता है, कभी चेन देखी है आप लोगों ने? वो जो आयरन की होती है उसमें क्या होते हैं, सर्कुलर लिंक्स होते हैं, सर्कुलर चेन्स होती हैं या मेटल बॉडीज होती है जिनको एक दूसरे से लिंकअप करके रखा गया होता है, तो समथिंग लाइक दिस बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, चेन नेटवर्क में एक सुपरवाइजर होता है. वो सुपरवाइजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता जाता है. चेन नेटवर्क की एक चीज याद रखना, यहाँ पे ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे जाती है, नीचे से ऊपर नहीं जा रही होती है. ठीक है, तो इफ फॉर एग्जाम्पल से ऐशन्या इज द सुपरवाइजर, तो ऐशन्या क्या करेगी, उसके पास जो आइडिया, जो ओपिनियन है वो हम सब के साथ कम्युनिकेट करने वाली है, हम सब के साथ शेयर अप करेगी. मान लो ऐशन्या के जस्ट नीचे हम हैं. ठीक, तो ऐशन्या वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ कम्युनिकेट करेगी. देन हम वो इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, हमारे जस्ट नीचे मान लो अगर अपूर्वा है, वो हम अपूर्वा को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे. अपूर्वा के नीचे अगर आकर्षी है, तो अपूर्वा वो इन्फॉर्मेशन आकर्षी को कम्युनिकेट करने वाली हो. और आकर्षी के नीचे अगर पूनम फॉल करती है, तो आकर्षी वो इन्फॉर्मेशन पूनम तक पहुंचाएगी. ठीक है, तो एक चेन्ड प्रोसीजर चलता है कि एक पर्सन से, एक सुपरवाइजर से हम जस्ट नीचे वाले पर्सन को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करें जो पावर में है, उस पर्सन से जस्ट नीचे जो पावर में है उसको फिर वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा रही है, एंड देन स्टेप वाइज ये प्रोसीजर कंटिन्यूड रहता है. ठीक है, देन आता है व्हील नेटवर्क. व्हील नेटवर्क में क्या होता है, अगेन द सेम थिंग, बट यहाँ पे चेन की तरह हम फॉलो नहीं करते. एक सुपरवाइजर होता है जो अपने अलग अलग सबऑर्डिनेट्स के साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है, देन उनसे रिटर्न फीडबैक या उनसे इंफॉर्मेशन, उनके व्यूज जानने की भी कोशिश करता है. तो अगर आप देखोगे व्हील नेटवर्क का चार्ट डायग्राम, तो उसमें जो एरो फ्लो कर रहा है वो दोनों साइड फ्लो कर रहा है. This indicates that the person A is the supervisor and वो person क्या कर रहा है, B, C, D, E, F, G, H सबके साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है इंडिविजुअली, एंड उनसे उनके रिप्लाईज या उनके फीडबैक भी ले रहा है. तो ये जो चैनल फॉर्म होता है ये एक व्हील की तरह फॉर्म हो जाता है. ठीक है, इसीलिए इसे व्हील नेटवर्क बोलते हैं. देन कम्स स्टार नेटवर्क. स्टार नेटवर्क में क्या होता है, आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशंस देखे हैं? सबने जीडीज देखे होंगे. जीडीज में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सब साथ में बैठ जाते हैं
और एक किसी टॉपिक पे, किसी आइडिया पे, किसी व्यू पे हम लोग सब अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को शेयर करते हैं, अपने व्यूज को शेयर करते हैं। स्टार नेटवर्क में वही सेम चीज की जा रही होती है। एक टीम मीटिंग की तरह सुपरवाइजर रहता है और उसकी पूरी टीम या उसके पूरे सबऑर्डिनेट्स उसके साथ बैठे रहते हैं। यहाँ पे सुपरवाइजर क्या करता है, एक टॉपिक को लेके आता है एंड उस टॉपिक पे पूरी टीम डिस्कशंस करती है एंड अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन अपने सुपरवाइजर्स के साथ कम्युनिकेट करती है एंड एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करती है। इसके अलावा इन्वर्टेड वाई होता है। इन्वर्टेड वाई कैसे होता है, एक ऊपर से नीचे लाइन आ रही होती है एंड देन वो स्प्लिट कर जाती है दो पार्ट्स में, ठीक है, इसीलिए उसको इन्वर्टेड वाई कहते हैं। वाई कैसे होता है, वी शेप एंड देन लाइन, इसको इन्वर्ट कर दोगे लाइन एंड देन इन्वर्टेड वी, दैट इज योर वाई, इन्वर्टेड वाई नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड वाई नेटवर्क में सुपरवाइजर्स अपने जस्ट सबऑर्डिनेट के साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। वो सबऑर्डिनेट अगर उसके नीचे कोई और सबऑर्डिनेट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आईटी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर आईटी सोसाइटी को कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है हमारे आईटी कॉलेज के साथ, तो वो जो हेड है वहां का, वो कम्युनिकेट करेगा हमारे डायरेक्टर मैम के साथ इंफॉर्मेशन, बिकॉज शी इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो क्या करेंगी, वो कम्युनिकेट करेंगी हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर के साथ। देन प्रोग्राम डायरेक्टर इज चार्ल्स सर, जो कि देन सेकंड इन पावर आते हैं, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन इज कि क्या हुआ, एक चेन चली आई। चेन क्या चली आई, सोसाइटी का जो हेड था उसने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की चार्ल्स मैम के साथ, चार्ल्स मैम ने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की चार्ल्स सर के साथ। नाउ क्योंकि चार्ल्स सर के नीचे हम सब फॉल करते हैं, तो वो स्प्लिट हो जाएगी। मान लो चार्ल्स सर ने रोहन सर और अजीत सर के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर अप की, ठीक है। सो ये स्प्लिट इन्फॉर्मेशन वो दोनों के साथ शेयर अप करने वाले हैं, तो वो इन्वर्टेड वाई हो जाता है, ठीक है। एनी इश्यूज? एक आप चेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, जब वो चेन पैटर्न एक लिमिट तक आता है, उसके बाद जो ये चेन वाले का ऊपर का पोर्शन है, ए टू बी एंड ए टू ई वाला, ठीक है, वो कैरी होने लगता है, ठीक है। बस उतना, उससे ज्यादा नहीं, वहां पे वो चीज कंप्लीट हो जाती है। दैट इज योर इन्वर्टेड वाई। यूजुअली ये सारी चीजें क्या होती है, इंफॉर्मेशन का फ्लो भी दो तरह से होता है, एक सेंट्रलाइज होता है, एक डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक सेंट्रल पर्सन है जो सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, उसी के थ्रू हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेस, कि और भी लोग हैं जिनको हमने पावर्स डेलीगेट कर रखी हैं, तो उनके पास भी उस काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है एंड वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर अप कर सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन, क्लाइंट लेट या कोई और डीलिंग पार्टी हमारे पास आती है, तो हम अगर चाहें तो हम, क्योंकि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हम भी उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? सो व्हाट आई वाज बेसिकली टेलिंग इज कि ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेंट्रलाइज है, जैसे वर्टिकल नेटवर्क है वो आपका सेंट्रलाइज है, आपका चेन नेटवर्क सेंट्रलाइज है, आपका व्हील, आपका स्टार नेटवर्क सेंट्रलाइज है, क्योंकि एक अथॉरिटी है वो इन्फॉर्मेशन, स्टार नेटवर्क नहीं, व्हील, वर्टिकल, चेन नेटवर्क। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही है एंड देन उसको वो रिप्लाईज या फीडबैक्स दे रहे हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड वे या इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आता है। कोई बताएगा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? Ma'am, like the gossip which happens in a वेरी गुड, institution. वेरी गुड इनफॉर्मल अपूर्वा। कम्युनिकेशन। मैम हाँ, ग्रेव वाइब कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें मैम प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाए। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड पूनम। आकर्षी आप भी कुछ बोल रहे थे? Ma'am, informal, it is a kind of informal communication. It's another name for informal communication where nothing related to organization is talked, like gossips and anything like that. वेरी गुड, वेरी गुड, आप सब ने बिल्कुल सही बोला। बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता, जैसे अभी तक आपने देखा हम लोग ने एक स्ट्रक्चर्ड डायग्राम्स पढ़े हैं, स्ट्रक्चर्ड वे लेके आया है जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड वे या गॉसिप वे में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एक पर्सन से दो लोगों को कम्युनिकेट वो इन्फॉर्मेशन हुई, देन उन दो लोगों में से किसी एक ने आगे जाके किसी एक पर्सन को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी, तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता और कोई प्रॉपर या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं कम्युनिकेट की जा रही होती। यूजुअली
जो ऑर्गेनाइजेशन की गॉसिप्स होती हैं या जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं या फिर जो वर्क होते हैं जो अभी इन लाइट नहीं आए होते हैं, उनका अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है या गेस वर्क हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ग्रे पाइन इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में शेयर अप करते रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? वैसे तो आप लोगों को सब समझ में आ गया एंड आई गेस यू ऑल आर वेरी वेरी गुड पीपल, यू आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, क्योंकि आप लोग सीरियसली क्लास में इंटरैक्ट भी करते हो और आंसर्स भी आप लोग बहुत अच्छे देते हो। तो किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ जी। Okay, so we'll move on to crisis communication या communication in crisis. क्राइसिस बेसिकली क्या होता है? ऐसी कंडीशन होती है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ डील अप कर रही होती है, किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर रही होती है। So communication in terms of crisis is basically we are referring to कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी किसी सिचुएशन में आती है जहां पे वो बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाती है या डिफिकल्ट सिचुएशन या इवेंट को फेस कर रही होती है, जिसके वजह से उसकी इमेज जो है वो हैम्पर हो सकती है। एंड बाय द वे, किसी भी बिजनेस के लिए उसकी इमेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गुडविल आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुडविल इज द रेप्यूटेशन बेसिकली दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिंग। ठीक है, तो जितनी अच्छी किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज होती है, जितनी अच्छी किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन होती है, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका क्लाइंट बेस, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका मार्केट होल्डिंग, उतनी ही ज्यादा अच्छा आपका बिजनेस होता है। ठीक है, तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है कि वो अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करके रखे, ताकि वो अपने बिजनेस को प्रॉपरली कैरी आउट कर सके, देन मार्केट होल्डिंग एंड अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रख सके। सो ऐसा नहीं होता कि बिजनेसेस डिफिकल्ट सिचुएशंस में नहीं आते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे बिजनेस की जो इमेज होती है वो हैम्पर हो जाती है, जो फ्लॉ में या डिफेक्ट में आ जाती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन को सेव करके रखे। उस सेव करने के प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन को हम करते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन इन क्राइसिस हो जाता है। हम आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने मैगी का भी सबसे रीसेंट एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, मैगी का एग्जाम्पल क्या हुआ था कि वो एक स्पेसिफिक टाइप की चीज अपने प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, सीसा हम लोग उसे बोलते हैं। तो उससे क्या हो रहा था, उससे ह्यूमन बॉडी को हार्म पहुंचता है, लेकिन टेस्ट को इनहांस करने के लिए उन्हीं ने अपने प्रोडक्ट में उसका यूज ज्यादा कर रखा था, कंपैरेटिवली जितनी परमिसिबल है उससे ज्यादा। तो अल्टीमेटली जब ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई तो क्या हुआ, लोगों ने मैगी कंज्यूम करना बंद कर दिया एंड विदिन अ डे, विदिन 24 टू 48 आवर्स, जो मैगी दिन भर में मार्केट में मिलती नहीं थी जिसका पैकेट इतनी इजीली, वो मैगी डिस्काउंट पे मिली जा रही थी। इफ 48 या 50 रुपीज का वो पैकेट जो आता है वो आपको 20-30 रुपीज में अवेलेबल कर दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि अब शॉप ओनर्स भी चाह रहे थे कि उनके स्टॉक से मैगी हट जाए। ठीक है, एंड लोग क्या थे, लोग उस चीज को खरीदने के लिए, उस चीज को कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो मैगी को क्या करना पड़ा, उसको अपना सारा प्रोडक्ट वापस लाके उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ा। ठीक है, उन्हीं ने उस चीज को डिस्पोज ऑफ किया, देन दोबारा दूसरी तरह से उसी सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, जिसमें उन्हीं ने उस स्पेसिफिक चीज की क्वांटिटी को मॉनिटर किया ताकि वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा उसको ना करें। अब द प्रॉब्लम वाज, एक चीज मार्केट में नेगेटिव मार्केटिंग, दो पब्लिसिटी वो भी होती है। नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है, आपकी एक इमेज क्रिएट कर देती है मार्केट में, लेकिन मैगी की ऑलरेडी एक बहुत अच्छी इमेज क्रिएटेड थी एंड उस सिनारियो में ये नेगेटिव मार्केटिंग मैगी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हुई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दोबारा जब मैगी अपने प्रोडक्ट को लेके आई, दो अब उन्हीं ने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर लिया था, अब उन्हीं ने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेटर बना दिया था एंड जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट वो यूज कर रहे थे उसको भी उन्हीं ने परमिसिबल लिमिट में ले आए थे। बट क्योंकि उसकी एक इमेज डिटोरिएट हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, कोई भी मैगी को कंज्यूम करने को तैयार नहीं था। विद इन अ मंथ और 2 आपने देखा कि मैगी मार्केट से चली गई थी एंड 1-2 महीने के बाद वापस भी आ गई थी, प्रोडक्ट सही हो गए। बट मैगी वैसे ही आके मार्केट्स में और शेल्फ में शॉप्स की पड़ी रहती थी, कोई खरीदने को तैयार नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव मार्केटिंग हो गई। अब
ये हो गया क्राइसिस नेस्ले के लिए, ये हो गया क्राइसिस मैगी के लिए। तो अब नेस्ले ने क्या किया, क्राइसिस इन कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। अब उसने अपनी इमेज को सही करने के लिए, अपनी रेप्यूटेशन को वापस लाने के लिए, अपने जो पार्टीज हैं, जो क्लाइंटलेट है, जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना स्टार्ट की, उनसे बात करना स्टार्ट की, जहां पे उन्होंने समझाया कि ठीक है उनसे एक चीज हो गई थी, बट अब वो उसको करेक्ट करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को दोबारा लॉन्च करके लेके आ रहे हैं। एंड अब वो इतना नुकसानदेह नहीं है ह्यूमंस के लिए या अब लोगों के लिए, अब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है उनका। स्टिल उनको लग गए थे 3 to 4 months लोगों को कन्विंस करने के लिए कि वो उनकी कमोडिटी को वापस से कंज्यूम करना स्टार्ट करें। एंड बाय द वे, इंडिया में मैगी की सबसे बड़ी मार्केट है। इंडिया के बाहर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट मैगी लेता है। तो अगर इंडिया में ही वो कंज्यूम करना बंद कर देंगे तो उनका बहुत ज्यादा बिजनेस का नुकसान होने वाला है। ठीक है, बाकी जैसे कोरिया में भी नूडल्स कंज्यूम किए जाते हैं, बट वहां पे उनके तरह के नूडल्स कंज्यूम किए जाते हैं, वहां पे मैगी इतनी प्रेफर नहीं की जाती। एंड थोड़ा वहां पे उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स का, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है, वो थोड़े डिफर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को अलग तरह से मॉनिटर करते हैं। तो अगर नेस्ले यहाँ पे एक क्राइसिस इन कम्युनिकेशन इन क्राइसिस नहीं करता, यानी कि जब उसकी रेपुटेशन हार्म हुई, जब उसकी रेपुटेशन डिटोरिएट हो रही थी ऐसे एक इवेंट की वजह से, तो उसने क्या किया, उसने लोगों से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना स्टार्ट की। उसने लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि उसके प्रोडक्ट में क्या फॉल्ट हो गई थी एंड उसने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए। क्योंकि अगर वो ये चीज नहीं करता तो अभी भी मार्केट में मैगी कंज्यूम नहीं की जा रही होती है। एंड सिर्फ मैगी नहीं, मे भी आगे जाके नेस्ले की और भी प्रोडक्ट कंज्यूम करना बंद कर दिए जाते। अगर आपने देखा हो, बचपन में कैडबरीज और नेस्ले ही दो चॉकलेट्स मार्केट में आती थी, एंड सबसे ज्यादा कंजम्पशन कैडबरीज का नहीं, नेस्ले के प्रोडक्ट्स का होता था। धीरे धीरे करके नेस्ले के प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम हो गया एंड कैडबरीज के प्रोडक्ट्स कमोडिटीज ज्यादा कंज्यूम की जाने लगी। एंड इस इंसिडेंट के बाद अभी भी नेस्ले तो कंज्यूम किया जाता है, नेस्ले के प्रोडक्ट कंज्यूम किए जाते हैं, आप उसे पूरे अपने चेन से नहीं हटा सकते, बट कंपैरेटिवली उनका बिजनेस कम हो चुका है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली अपना ये जो मैगी का ऐड देते हैं, जो बाकी चीजों का ऐड देते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, अपनी इमेज को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा उन्हीं के जो हेड थे, एक एड उन्हीं ने भी बनाया था, जहां पे उन्हीं ने आके लोगों के साथ इंटरैक्ट किया था कि उनके प्रोडक्ट में कोई ऐसी हार्मफुल चीज नहीं है जो ह्यूमंस को हार्म करे, उनकी बॉडी को हार्म करे, एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ और बिल्कुल कंज्यूमेबल है। दिस इज क्राइसिस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन इन क्राइसिस, when the image of a certain business is being harmed and we are trying our best कि हम उस इंफॉर्मेशन को, उस इमेज को मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, ठीक। So basically, why do we need crisis in communication? The prime importance or the prime reason is brand image, brand identity, and the way that it hampers our business. ठीक है, हर, अभी हमने जैसे आपको बताया, हर ब्रांड की अपनी इमेज होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है, एंड वो उस इमेज, उस आइडेंटिटी, उस गुडविल, उस रेप्यूटेशन को लेके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आता है, जिससे उसके प्रोडक्ट या तो खरीदे जाते हैं या नहीं खरीदे जाते। ऐसा नहीं होता कि दूसरे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे नहीं होते उसके कंपैरिजन में। अब अगर मर्सिडीज कार को लेके आ रहा है एंड मारुति कार को लेके आ रहा है, दोनों ही कार हैं, दोनों का पर्पस क्या है कार का भैया, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाना। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी एक पर्सन पे या एक कंपनी पे ज्यादा भरोसा करने को दिखाओगे, आई एम नॉट श्योर, बट एज फार एज आई नो, मे बी आप लोग मर्सिडीज पे ज्यादा भरोसा करो। दैट इज अ वर्ल्ड नोन इंटरनेशनल कंपनी, एंड मारुति इतनी इंटरनेशनल अभी नहीं, अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है इंटरनेशनली। ठीक है, इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आती है। इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली मारुति के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट उनका कंपैरेटिवली अगर मर्सिडीज से कंपैरिजन किया जाए तो मे बी मर्सिडीज कुछ जगहों में, कुछ एरियाज में उनसे ज्यादा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मर्सिडीज की एक रेप्यूटेशन है, वो अपने रेप्यूटेशन के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को सेल ऑफ करती है। ठीक है, कई बार हम कमोडिटीज को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी ब्रांड इमेज या ब्रांड नेम स्टिक करके आया होता है। आप मीना बाजार जाते हो, आप बीबा जाते हो, आप फॉरएवर 21 जाते हो, वहां पे भी कपड़े मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि
कहीं और नहीं मिलते जैसे वहां पे कपड़े मिलते हैं। अगर आप एक नॉर्मल स्टोर में भी चले जाओगे, जैसे आप अमीनाबाद में चले जाओगे और थोड़ा घूमोगे, तो जैसे मीना बाजार में आपको कपड़े मिल रहे हैं, वैसे ही सेम टाइप के आपको कपड़े वहां पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। द डिफरेंस इज द ब्रांड नेम। आप अमीनाबाद की किसी नॉर्मल स्टोर से लोगे, वो एक जर्नल नॉर्मल स्टोर होगी, उसका कोई ब्रांड इमेज या ब्रांड नेम नहीं होगा। लेकिन मीना बाजार का या बीबा का अपना ब्रांड इमेज या लिबास का अपना एक ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज और एक रेपुटेशन है। तो हम क्या करते हैं, हमें उन पे ज्यादा भरोसा होता है कि उनकी प्रोडक्ट, उनकी कमोडिटी जो होगी वो वैल्यू फॉर मनी होगी, ठीक है। तो वहां पे हमें नुकसान नहीं होने वाला। बट ऐसा नहीं कि अगर आप बाहर से खरीदोगे तो वो चीज आपको नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे ऐसे पावरफुल बिजनेसेस और ब्रांड्स के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी इमेज को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि अगर उनकी इमेज हार्म होगी तो उनके प्रोडक्ट्स सेल ऑफ होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। उनकी मार्केट्स उनके पास से चली जाएगी। जैसे मैगी के केस में हुआ, एक खराब प्रोडक्ट ने पूरी नेस्ले की इमेज खराब कर दी, एंड पूरे नेस्ले के हर एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बंद कर दिया गया था, एंड सारे उनके प्रोडक्ट्स एग्जामिन किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइसिस इन कम्युनिकेशन हम लोग बेसिकली इसलिए चाहते हैं कि हम अपनी इस ब्रांड इमेज को, अपनी इस ब्रांड रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि जितने भी अनवांटेड चैलेंजेस हैं, जितने भी अनफोर्सीन इवेंट्स हैं जो हमें, हमारे बिजनेस को हैम्पर कर सकते हैं, हम उनसे इजीली ओवरकम कर सकें एंड अपने बिजनेस को प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड कर सकें, ठीक। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। 26/11 आपको याद होगा, मुंबई में ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है। ताज होटल हैज इट्स ओन ब्रांड। जब भी कोई इंटरनेशनल बाहर से टूरिस्ट आते हैं, जब भी कोई ऐसे बहुत ही हाई पर्सनालिटीज आते हैं, वो लोग ताज होटल को प्रेफर करते हैं, ओबरॉय होटल को प्रेफर करते हैं अगर वो बॉम्बे में स्टे करें। सो इन दैट पर्टिकुलर इवेंट ताज होटल की सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था, ठीक है। यानी कि उनकी इमेज पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था कि आप अपने होटल को, आप अपने जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जहां से, उस एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे देन अगेन ताज होटल को अपनी इमेज को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा था, जिससे कि वापस से जब भी इंटरनेशनल क्लाइंटलेट आए तो वो उनके पास आके उनके होटल में स्टे करे, उनकी सर्विसेज को अवेल कराए। तो इवन आई वेंट टू मुंबई वंस, तो वहां पे क्या किया था, उन्हीं ने सिक्योरिटी पैरामीटर स्टार्ट कर दिए थे अपने। कॉमन ड्रेसेस में उनकी सिक्योरिटी घूमा करती थी, एंड देन वो लोग क्या करते थे, बिल्कुल भी आपको परमिशन नहीं थी कि आप पिक्चर्स और ये सब आप वहां के क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देन दूसरे पैरामीटर्स थे जिसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, जिससे कि वो अपनी इस होटल एंड इसकी सर्विसेज की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करके रख सके एंड अपनी इमेज को वापस से गेन कर सके, रख सके। गलती उनकी नहीं थी कि उनके होटल पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ, बट जो इवेंट हुआ उसने उनकी इमेज पे क्वेश्चन लगा दिया, उसने उनकी सर्विसेज पे, उनके वर्क हैंडलिंग पे क्वेश्चन लगा दिया गया था। तो इसको सही करने के लिए एंड वापस से अपनी रेप्यूटेशन को पाने के लिए ताज होटल को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ गया था। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं, ऐसे चीजें हुई हैं जहाँ पे हमें अपनी कंपनी को वापस से संभालने के लिए एंड उनकी रेप्यूटेशन को सेव अप करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े थे। बीच में अमेजोन के साथ हो गया था, जेफ बोजो ने कुछ बोल दिया था जिसकी वजह से इंडियन कस्टमर्स उनके साथ बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फाइड हो गए थे। इंडियन कंटेक्स्ट में उन्हीं ने कुछ बोला था इंडियन कस्टमर्स को। सो वहां पे उनको आके खुद को अपोलोजाइज करना पड़ा था, बिकॉज ही वॉज द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी ऑफ दैट टेली मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। सो अगर उन्हीं ने कुछ बोल दिया है एक स्पेसिफिक कस्टमर बेस के लिए अपने, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे सब लोग अमेजोन के कस्टमर स्विच करके फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इन सब पे चले जा रहे थे, अलीबा इन सब पे चले जा रहे थे। तो यहाँ पे अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए जेफ बोजो को वापस आके अपोलोजाइज करना पड़ा था अपने स्टेटमेंट के लिए, एंड अपनी रेप्यूटेशन उन्हें वापस से वैसे ही मेंटेन करनी पड़ी थी, जिससे कि वो अपनी मार्केट ना खोएं। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम? So communication in crisis is basically unforeseen circumstances जिसमें हमारी reputation handle होगी,
उसमें जो हम कम्युनिकेशन करते हैं अपनी रेपुटेशन को सेव अप करने के लिए, उसमें जो हम इंटरैक्शन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज communication in crisis या crisis communication. So if we talk about the process of crisis in communication, we are basically talking about certain things that we need to keep in mind जब भी हम ऐसी किसी situation में fall करेंगे. The first and foremost thing is employer should not ignore any of the external parties and employing client and come out with and meet them and discuss their problems. सो एनी टाइम जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आपका कस्टमर बेस या आपका क्लाइंट बेस आपको अप्रोच करेगा एंड वो आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, आपकी रेप्यूटेशन पे जो ये क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है क्या एक्चुअल में यही सेम चीज है, तो वहां पे एम्प्लॉयज को एंड ना कि सिर्फ एम्प्लॉयज को, जितने भी सीनियर्स, जितने भी हेड्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिजनेस के, उनको बाहर आके अपने क्लाइंट लेट अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए एंड उनको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो उनकी डाउट्स, उनके जितने भी डिफिकल्टीज है उसको एलिमिनेट कर सके, ताकि उनका बिजनेस हैम्पर ना हो. अब हमने आपको बताया कि जब मैगी का ये केस हुआ था एंड जब मैगी रीलॉन्च की गई थी, मार्केट में मैगी की डिमांड नहीं थी. इवन आई एम अ मैगी कंज्यूमर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे घर में स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था कि घर में मैगी नहीं आएगी. ठीक, इस सिचुएशन में व्हाट हैपेंड वाज द माइंडसेट जो हमारा बन गया था कि मैगी इज अ हार्मफुल प्रोडक्ट एंड वी कैन नॉट कंज्यूम इट, इट्स नॉट गुड फॉर आवर कंजम्पशन, इट्स नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, आवर ऑर्गन्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, जो मैगी के जो नेस्ले के हेड थे उनको बाहर आना पड़ा. उन्हीं ने एक मैसेज कम्युनिकेट किया अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट लेट के साथ, जहां पे उन्हीं ने इन्फॉर्म किया कि मैगी इज टोटली सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड वी कैन कंज्यूम मैगी एंड इट हैज पास्ड ऑल द नेसेसरी टेस्ट जो उसको करने चाहिए थे. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, धीरे धीरे करके मैगी की मार्केट दोबारा से आनी स्टार्ट हो गई. बट वी नोटिस्ड अ सर्टेन डिफरेंस. पहले की जो मैगी थी उसमें जो वो हार्मफुल केमिकल डाला जा रहा था उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए, क्योंकि अब उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी गई है, तो थोड़ा मैगी के टेस्ट में हमें डिफरेंस महसूस हुआ. अब वो इतनी हमें टेस्ट क्रेविंग नहीं दे रही थी जितना कि पहले देती थी, बट स्टिल इट वाज मैगी एंड वी लव आवर मैगी. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड वाज धीरे धीरे करके वो चीज कवर अप होना शुरू हुई. बट इसके लिए जो एम्प्लॉय थे उस कंपनी के, जो वर्कर थे वहां के, उनको आके अपने क्लाइंट लेट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ा. तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, जब भी कोई ऐसी डिफिकल्टी आए, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, तो इट इज सेड कि जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, जितने भी वर्कफोर्स होते हैं, वो उनको कभी भी अपने क्लाइंट्स को, अपनी डीलिंग पार्टीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए. जितने भी उनके क्वेश्चन क्वेरीज हैं उनको क्लियर आउट करना चाहिए. इससे क्या होता है, इससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है आपके क्लाइंट लेट, आपके कस्टमर बेस का आप पे. वो आप पे भरोसा करना स्टार्ट करते हैं एंड जब आपके क्लाइंट लेट्स आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो वो आपकी इमेज भी अब उनके माइंड में ज्यादा अच्छी हो जाएगी एंड देन वो आपकी कमोडिटी को कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे. ठीक है, मान लो आई वाज द एम्प्लॉय ऑफ आईटी कंपनी हु वाज सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, ठीक, एंड यू वर माय क्लाइंट लेट. अब you came to me regarding a certain issue but I was not ready to interact with you. What will happen is आपके माइंड में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाएगी कि दिस पर्टिकुलर कंपनी डज नॉट टेक्स the needs of its customers, the needs of its client into consideration and we are nothing for them. So हम ऐसी कंपनी के साथ, ऐसे बिजनेस के साथ डील अप क्यों करें जो हमें कुछ समझता ही नहीं है. So ultimately what will happen is कि मेरा क्लाइंट बेस कम होता चला जाएगा. ठीक है, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि कभी भी किसी की भी नीड्स को, कभी भी किसी के भी क्वेश्चंस को, भले ही वो कितना छोटा हो, इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड हमेशा उनसे मिलके उनके डाउट्स को, उनकी डिफिकल्टीज को, उनके प्रॉब्लम्स को डील अप करना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए. द नेक्स्ट, डोंट क्रिटिसाइज एन इंडिविजुअल. It may so happen that sometime due to a certain situation, due to the fault of a certain person, हमारी जो क्राइसिस की सिचुएशन है वो या तो ज्यादा बुरी हो जाए या उस वजह से हम उस क्राइसिस की सिचुएशन में गए हों. सो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पे सारा ब्लेम नहीं डालना चाहिए या उसको उसके वर्क के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. कुछ चीजें होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है एंड वो चीजें होनी ही होती है.
मैगी का जो इशू था वो किसी एक पर्सन की वजह से नहीं हुआ था या किसी से प्रोडक्शन यूनिट की वजह से नहीं हुआ था। सबका जो उनका प्रोडक्शन था, जो उनके इंग्रेडिएंट्स है, जो उनका फॉर्मूला था, उसी में कुछ फॉल्ट था। तो इस बेसिस पे जिस पर्सन ने वो फॉर्मूला बनाया था या जिसने भी वो सजेशन दिया होगा, हम सारा ब्लेम उस पे नहीं डाल सकते। सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको इक्वली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर अप करनी चाहिए, ठीक है। सो इफ आई एम गिविंग अ टीम वर्क, अ टीम प्रोजेक्ट टू आकर्षी, अपूर्वा, पूनम, ऐशन्या एंड प्रिया, ये सब साथ में एक टीम वर्क कर एक प्रेजेंटेशन मान लो बना रहे हैं। सो अगर आपकी प्रेजेंटेशन में कोई फॉल्ट हो जाती है, सो वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम प्रिया फॉर इट। सी क्यों? क्योंकि ये टीम वर्क था, हर एक पर्सन ने अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दिया था एंड हर एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन मैटर करता था। तो जहां पे अगर बाई चांस प्रिया से कोई फॉल्ट हो रहा था, तो बाकी को उसको वहां पे करेक्ट करना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें सबको अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेना चाहिए एंड किसी एक पर्सन को, किसी एक इंडिविजुअल को उसकी मिस्टेक के लिए या जो प्रॉब्लम में ऑर्गेनाइजेशन आई है उसके लिए ब्लेम अप नहीं करना चाहिए। सबको शेयर अप करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी चाहिए। देन कम्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट बी इनकरेज्ड एट वर्क प्लेस ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। व्हाट हैपेंस इज कि जब हम ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंचते हैं, सो वी यूजुअली एंड अप पैनिकिंग। हम लोग पैनिक की सिचुएशन में आ जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं एंड घबराने की वजह से क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी इज कि जब इंसान घबराएगा किसी चीज से, जब इंसान किसी चीज से डरेगा, तो वो उस काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो करेगा ही करेगा। सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि ऐसा होगा ही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे टाइम्स में डिफिकल्ट सिचुएशन में आएगी, बट इस सिनारियो में हमें क्या करना है, हमें अपनी वर्क फोर्स से, अपने एम्प्लॉय से प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है एंड देखना है हम उनको मोटिवेटेड रखें, उनके जो डाउट्स हैं, उनके ये जो हेजिटेशन है, उनके ये जो घबराहट है, इसको हम एलिमिनेट कर सके ताकि वो ज्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने वर्क को कैरी आउट करें। जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो हम रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे, ज्यादा टाइम पीरियड हम कॉस्ट करेंगे, ज्यादा कॉस्ट मनी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में एक ऑर्गेनाइजेशन की लगेगी। तो बेसिकली इट इज बीइंग सेड के under such events, under such circumstances and situation, the senior workforce should always communicate with their junior workforce properly so that उनकी डिफिकल्टीज, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी डाउट्स क्लियर अप किए जा सके एंड उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस से बिजनेस पे लाके इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली वर्क कैरी आउट करवाया जा सके। देन इंफॉर्मेशन मस्ट बी flown across all department in its desired form. Why are we saying in its desired form? Basically, what happens is एक इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की इंफॉर्मेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट की जाती है, ठीक है। सो अगर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो हम पीआर डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो बेसिकली इट इज सेइंग कि क्राइसिस की सिचुएशन में ऐसे होता है कि सारी इन डिपार्टमेंट को कि हम क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, कैसे वर्क करेंगे, कैसे अपनी चीजों को मॉडिफाई करेंगे, सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, सारे डिपार्टमेंट को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए एंड किस फॉर्मेट में आप कम्युनिकेट करें, यानी कि किस तरह से आप उनको ये इंफॉर्मेशन शेयर अप करने वाले हो। आप हेड्स की एक मीटिंग बुला के उनको वो इंफॉर्मेशन दे दोगे या इंडिविजुअल पर्सन को रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या किसी और तरह से पर्सनल वे में फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने वाले हो उन कंसर्न पर्सन को, ठीक है। Then crisis communication specialists must learn to take quick decisions. हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांस, हर टाइप के वर्क के लिए कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट में जब हम स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट होते हैं जो वो स्ट्रैटेजीज प्लान आउट कर रहे होते हैं। इनका क्या होता है, इनका ह्यूमन रिसोर्स के एरिया पे फुल ऑन कमांड होता है, तो वो ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं उस एरिया में। द सेम गोज फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस से रिलेटेड हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, उनके पास फाइनेंस एरिया का बहुत अच्छा कमांड होता है एंड वो उसके बेसिस पे, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां पे हम डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं, इन डिफिकल्ट सिचुएशन से बचाने के लिए भी हमें एक्सपर्ट्स होते हैं, क्राइसिस एक्सपर्ट्स।
तो बेसिकली क्या कहा जाता है कि ऐसे एक्सपर्ट एक तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे स्पेशलिस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए जो ऐसी सिचुएशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को सेव करके रख सके। दूसरा, इनकी जो एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, वो जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्राइसिस आएगा ये बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल वे में आएगा एंड बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है आपकी इमेज को। तो जितना जल्दी ये इसके सोल्यूशन को लेके आएंगे, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का एक सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगे, उतना ही जल्दी उस सोल्यूशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने एक्टिविटीज को, अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे हमने नेस्ले का एग्जाम्पल आपको एक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हमारा कॉमन बेस है। नेस्ले के साथ जो क्राइसिस हुआ उसके लिए उसने क्या किया, विद इन अ मंथ और 2 उसने फॉरेन करेक्टिव एक्शंस लेके, उसके जो स्पेशलिस्ट थे, उसके जो एक्सपर्ट्स थे, उन्हें जो सजेशन दिए उसके बेसिस पे फॉरेन करेक्टिव एक्शंस लेके फॉरेन प्रोडक्ट रीलॉन्च किया गया। एंड सिर्फ रीलॉन्च नहीं किया गया, वहां के एम्प्लॉयज, वहां की वर्कफोर्स ने भी आके वर्क क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट किया एंड उनको इन्फॉर्म किया कि उनका प्रोडक्ट कितना सेफ है टू फॉर द कंजम्पशन।